Welcome back. We are in conversation with Mr. Radha Mohan Singh, the Minister for Agriculture. जितनी भी ये फंड्स दे रहे हैं राज्य सरकारों को, क्या ये डायरेक्ट अकाउंट्स में जा रहे हैं किसानों के? क्योंकि हमने एक सीरीज करी व्हाट सेविंग रूरल इंडिया और हम कई गांवों में गए और हमारा ये अनुभव रहा कि जो किसान हैं, चाहे आप उन्हें मुआवजा मुहैया करा रहे हैं या फिर आप उन्हें किसी तरीके का ग्रांट दे रहे हैं, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उनके पास जा रहा है वो या तो उनके पास पहुंच ही नहीं रहा है और या फिर वो इतना कम पहुंच रहा है कि और इतनी देर से पहुंच रहा है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए हमें सारे पैसे राज्यों को देते हैं। और आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं? गाइडलाइन के साथ देते हैं, गाइडलाइन के साथ देते हैं, फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र मंगाते हैं, फिर दूसरा किस्त जारी करते हैं। लेकिन कौन राज्य सरकार कितनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है, ये निश्चित रूप से परिणाम और किसानों का लाभ उसी अनुपात में मिल पाएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए देते हैं कि सब राज्यों को समान रूप से राशि जाती रही। क्या कारण है कि गुजरात का कृषि विकास दर आज से कई वर्ष पहले 12% पर चला गया? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश का विकास दर आज सबसे ज्यादा है? मतलब ये निश्चित रूप से राज्य की सरकार कैसी है। हाँ, एक बात जरूर है कि जितनी हमारी योजनाएं चलती हैं, राज्यों के पास पैसा जाता है, किसान को जानकारी कम रहती थी और जानकारी के लिए भी हम राज्य सरकार को ही पैसा देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक नई जो व्यवस्था की है, किसान टीवी चैनल, एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ये देश के किसानों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी होगा, सारी जानकारी उसको मिलती रहेगी। सर, इन्हें देखने का समय किस किसान के पास है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? ना बिजली आती है वहां सर, ना पहले तो एक चैनल नहीं था, तो देखता कौन? पर चैनल अभी बना है और आपको आश्चर्य हुआ कि जिस दिन चैनल लॉन्च हुआ उसके इतने प्रचार हुए थे कि गांव-गांव में लोग किसान टीवी चैनल खोलकर देख पाए। तो ये चैनल था ही नहीं, बल्कि दुनिया में मैं कहूंगा कि 24 घंटा और 365 दिन चलने वाला किसान चैनल किसी देश के पास दुनिया में नहीं है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि जो ये काम उन्होंने किया है और किसान के बीच इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है। लेकिन प्रारंभ अभी हुआ है, इसके परिणाम आप देखिए। एक आपने अनाउंसमेंट और की थी कि जो ये अतिवृष्टि ओलावृष्टि से पीड़ित किसान हैं उनको जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है डिजास्टर रिलीफ के लिए, उसमें से भी कुछ कॉम्पनसेशन दे दिया जाए, उसका परसेंटेज। हाँ, ये अच्छा विषय है आपका। कुछ तथाकथित लोग जो किसान की बात करके तमाशा करते हैं, ये सवाल उनके लिए भी बहुत कड़ा सवाल है कि देखिए, इस देश में किसान जो आपदा के शिकार होते थे और पुराना नॉर्म्स था कि 50% नुकसान होगा तभी आपको मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 33% तक नुकसान होगा उसको मिलेगा। पहले ये होता था कि चाहे कितना भी आपकी खेती नुकसान हो जाए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा का नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, 2 हेक्टेयर तक मिलेगा, यानी 5 एकड़ तक मिलेगा। तीसरा कि प्रति हेक्टेयर जो राशि थी वो बहुत कम था, उसको प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना किया। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है कि आपदा में जिन लोगों की मृत्यु होती थी उनको 1.5 लाख रुपया मिलता था, प्रधानमंत्री जी ने उनको 4 लाख रुपया किया। और जब चेक देने हम लोग गांव में गए तो गांव में लोगों ने कहा कि किसी भगवान ने शायद ऐसा काम किया है। इसी प्रकार से किसान का जो अनाज ओलावृष्टि में बर्बाद होता था उसको समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता था, या खरीदा जाता था तो दाम कम दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा और आदेश भी जारी हो गया कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, आकस्मिक वर्षा से यदि गेहूं या धान खराब होता है तो उसको भी पूरा का पूरा समर्थन मूल्य देकर खरीदना है और उसको अलग रखना है। पर ये कहां पर हो रहा है? हम उत्तर प्रदेश में कई गांवों में गए, वहां पर जो गेहूं के खेत जो किसान हैं उनको तो कोई कॉम्पनसेशन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कवर्ड नहीं है। और कई लोगों से हम ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं पर्टिकुलरली, उनका ये कहना है कि जब तक पूरे ब्लॉक की फसल खराब नहीं होगी तब तक कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस अलग विषय है। मैं दोनों को इसलिए जोड़ रही हूँ कि क्या आपकी उनकी गाइडलाइन दोनों जोड़ेंगे तो गड़बड़ होगा। ये जो हमने बात बताई, इसका पैसा हमने राज्यों को भेजा, तो गेहूं के किसान तक नहीं पहुंच रहा है। अब राज्य सरकार की जो मशीनरी होगी वो पहुंचाएगी। यदि किसी राज्य में, किसी इलाके में
बिहार या उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत ठीक से काम नहीं कर रही है तो देश की सभी राज्य सरकारों पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप जाकर और राज्यों में भी देखिए, बड़ी तत्परता से किसानों को ये किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार भी संवेदनशील सरकार होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर वहां के किसान उनका उपाय करेंगे। और जहां तक बीमा का सवाल है, इंश्योरेंस एक अलग विषय है कि बीमा जो कंपनियां हैं वो जो लोन लेते हैं, जिनका बीमा हुआ है, तो उसके उत्पादन का जो भी नुकसान होगा पूरी भरपाई करेगा। और ये है राहत, जो पहले हमने कहा कि राहत, तो ये राहत जो इमीडिएट मिलता है उसकी बात मैं कहा। बीमा का जहां तक सवाल है तो उसका जो उत्पादन का अंतिम कॉस्ट आता है उस समय मिलता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन किसी राज्य ने यदि मौसम आधारित बीमा कराया है तो 45 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है। इन मौसम आधारित बीमा ये राज्य सरकार कराती है, टेंडर करती है, बीमा कंपनियों को देती है, लेकिन उसका पैसा उसी समय नहीं मिलता है। ये राहत का पैसा जिसकी चर्चा हमने पहले की है वो पैसा तुरंत मिलना है। और देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मैं गया था, महाराष्ट्र में गांव में गया था, हिमाचल में गया था, और किसानों को दे रहे थे वहां की सरकार। लेकिन अब किसी राज्य में, किसी इलाके में अनियमितता है तो पूरे देश की ये तस्वीर नहीं है। और जहां की सरकार, राज्य सरकार किसानों के साथ ऐसा अन्याय करेगा, वहां के किसान उनको सजा निश्चित रूप से देंगे। पर आपको लगता है कि इवन दो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, आपको एक कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए? एग्रीकल्चर को जो गाइडलाइन बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, बीमा कंपनियों के लिए पहले से बनी हुई है, उन्हें शायद और मजबूत करने की जरूरत है। और मजबूत करने का हम पहले कर रहे हैं कि एक नई बीमा योजना का प्लान हम किए हैं जिसमें आमदनी की भी गारंटी है। अच्छा। और इस वित्तीय वर्ष में हम निश्चित रूप से उसको लाएंगे। तो किस प्रकार से ये बीमा योजना चलेगी? ये बीमा योजना अभी तक जो चल रही है उसके अंदर कई विसंगतियां हैं, और पिछले 1 वर्ष तक उन विसंगतियों की चर्चा हमने राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रियों से की है, अधिकारियों से की है, और उसके पूरे सेट हमारे पास आ गए हैं कि क्या क्या विसंगति है। और नया जो हम को करना है वो भी लगभग हमने तैयार कर लिया है, और निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में हम नई बीमा योजना लाएंगे। और दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो गन्ने की खेती से संबंधित है। जो चीनी के दाम है वो गिरते जा रहे हैं, जो गन्ने की पेमेंट है वो टाइम पर हो नहीं रही है। ये एक वार्षिक महोत्सव जैसा बन गया है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां लाइनें लगती रहती हैं फैक्ट्रियों के बाहर, फैक्ट्रियां सील होती रहती हैं, उनके मिल मालिक चले जाते हैं चीनी के, फिर वो वापस आते हैं, फिर रोना धोना होता है, पेमेंट हो जाती है, क्या नहीं भी होती कभी कभी पेमेंट। तो आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है जहां चीनी को डीकंट्रोल कर दिया जाए उसकी प्राइस? देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि चीनी का उत्पादन काफी देश में बढ़ा है और ग्लोबल मार्केट में भी चीनी के दाम गिरे हैं, इसका असर है। इसीलिए ये जो हमारा फूड मिनिस्ट्री है जो इसको देखता है, तो 3-4 बैठकें की और ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि एक तो बाहर से जो चीनी आते थे उसका आयात शुल्क इतना बढ़ा दिया कि वो अब आना बंद हो गया। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दाम बढ़ेगा तो मिल वालों को राहत होगी। जहां तक किसान के भुगतान का सवाल है तो एक तो ये भी कारण है, और दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि राज्य सरकारों को मिल मालिकों पर जितनी कड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि राज्यों के अंदर जो मिल है पहले से नियम बने हुए हैं कि किसान का समय पर भुगतान होना चाहिए, और राज्य सरकार यदि वो नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई के अधिकार भी राज्यों को बड़े बड़े अधिकार दिए गए हैं। तो एक तो वहां भी कमी है, और दूसरा जो ग्लोबल मार्केट में दाम कम हुआ है, जिसके लिए हमारे फूड मिनिस्ट्री ने और मंत्रालय, हमारे मंत्रालय के लोग भी गए थे और 4-5 मंत्री बैठे थे। अंत में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भी बात हुई, और कई हमने हमारे फूड मंत्रालय ने, रामविलास जी ने इसमें कई ऐसे कदम उठाए हैं कि गन्ना पर जो संकट है उसको बचाया जा सके। पर जो मिल मालिक हैं उनका ये कहना है कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है गन्ने की, क्योंकि गन्ने का दाम अन्य कैश क्रॉप से ज्यादा है, तो फार्मर को लगता है, किसान को लगता है कि मैं गन्ना बो दूं, जिसकी वजह से ज्यादा सप्लाई हो जाती है गन्ने की। तो इसमें कहीं ना कहीं तो आपको इसलिए मिल मालिकों को हमारे फूड मिनिस्ट्री से हो रहा है जी, तो वहां से ये हुआ है कि एथेनॉल का भी निर्माण करे इतना प्रतिशत, और पेट्रोलियम कंपनी को भी तैयार कर दिया गया।
इस काम के लिए। दूसरा, मेरे मंत्रालय का जहां तक सवाल है तो हम ये भी आग्रह करते हैं कि कोई अल्टरनेटिव खेती करो। जैसे आपको टिश्यू कल्चर का केला है, तो ये भी प्रयास हो रहा है कि अल्टरनेटिव खेती हो। दूसरा, गन्ने से न सिर्फ चीनी बनाया जाए बल्कि इथेनॉल बनाया जाए, और फिर जो बाहर से आयात होता है वो आना बंद हो जाए। इस प्रकार के कई कदम उठाए गए। तो आपको लगता है कि शॉर्ट रन में इनका कोई इम्पैक्ट होगा? बिकॉज ये जितने भी आपने निर्णय लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं, शॉर्ट टर्म ये तो तत्काल राहत के निर्णय है सब। ये जो आयात शुल्क बंद हुआ है, इथेनॉल बनाने का हुआ है, पेट्रोलियम कंपनियों ने सहमति दी है, ये तो त्वरित लाभ पहुंचाने वाला है, और मिल मालिक भी इसके कारण थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। Mr. Singh, thank you for your time. आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. We were in conversation with Mr. Radha Mohan Singh, the Minister for Agriculture. Thank you for watching.